नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज जैन स्काई एजुकेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्काई एजुकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 6 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अपना विश्वास प्रकट किया है और इसी श्रृंखला में स्काई एजुकेयर हिंदी के पाठ्यक्रम लेकर आया है जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से संबंधित है, साथ ही टीजीटी, पीजीटी और साथ ही कॉलेज व्याख्याता, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए हैं। स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है ये सारे पाठ्यक्रम, इसलिए आज ही आप स्काई एजुकेयर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ कब हुआ, विधिवत प्रारंभ कब हुआ, किन को इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है और किन रचनाओं को इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का विधिवत प्रारंभ 1839 से माना जाता है, जिसका श्रेय फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी को जाता है। गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी शीर्षक इतिहास ग्रंथ लिखा। यहीं से इतिहास ग्रंथ लेखन परंपरा प्रारंभ होती है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है इससे पहले भी कुछ ग्रंथ लिखे गए, जैसे भक्तमाल, 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, कालिदास हजारा। लेकिन सर्वमान्य यह आता है कि पूर्व में लिखे गए 1839 से पूर्व में लिखे गए ग्रंथों को इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इतिहास लेखन की परंपरा का विधिवत प्रारंभ तो 1839 में गारसा द तासी से ही माना जाता है। तो देखिए, इतिहास लेखन परंपरा, तो यहां पर हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा का विधिवत श्री गणेश सन 1839 में गारसा द तासी के द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखित इस्तवार द ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी से माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का विधिवत श्री गणेश सन 1839 में गारसा द तासी के द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखित इस्तवार द ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी से माना जाता है। यह इतिहास 1839 में लिखा गया। इसका द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। फिर इसमें संशोधन होते रहे, हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं कि 1839 से जो प्रारंभ हुआ उसके पहले, तो यहां पर आता है 1839 से पहले के इतिहास ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, यहां पर ये समझेगा। 1839 से पहले के ग्रंथ, लेकिन इनको इतिहास ग्रंथ न मानकर क्या माना गया है, कवि वृत्त संग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? कवि वृत्त संग्रह कहा गया है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। भक्तमाल जो आता है वो कौन सा है? भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया? नाभादास के द्वारा लिखा गया। भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया? नाभादास के द्वारा। दूसरा आता है 84 वैष्णवों की वार्ता, ये गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई। तीसरी आती है 252 वैष्णवों की वार्ता, ये भी किसके द्वारा लिखी गई? गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई।
फिर आता है कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी के द्वारा लिखी गई। कविमाला तुलसी के द्वारा लिखी गई, लेकिन ये तुलसी राम भक्त तुलसी नहीं है, उनसे भिन्न है। राम भक्त तुलसीदास से भिन्न है। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ 1839 में गारसा दत्तासी से होता है, लेकिन इससे पहले भी हमें 1618 में, 1655 में, 1600 ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिनमें कवियों का परिचय मिलता है, लेकिन इनको इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि कालक्रम नहीं है, कवियों का प्रवृत्ति निरूपण नहीं है, काल विभाजन नहीं है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे हम इनको इतिहास की संज्ञा नहीं देते हैं, लेकिन इनको जानना नितांत आवश्यक है। तो देखिए, भक्त माल है, 84 वैष्णव की वार्ता है, 252 वैष्णव की, कालिदास हजारा है और कवि माला है। अब इन्हीं का परिचय हम आगे लेते हैं। देखिए, सबसे पहला नाम आता है नाभादास का। नाभादास के द्वारा क्या लिखा गया? भक्त माल लिखा गया। नाभादास कौन थे? अग्रदास जी के शिष्य। अग्रदास जी के शिष्य नाभादास थे, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल। इसका रचनाकाल 1658 ईस्वी माना जाता है। इसका रचनाकाल 1658 ईस्वी माना जाता है। 316 छप्पयों में लिखित है। कितने छप्पयों में लिखित है याद रखिएगा, 200 कवियों का परिसर 316 छप्पयों में लिखा गया है। नाभादास ने तुलसीदास को अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। देखिए, नाभादास का तुलसी के प्रति विशेष लगाव था, श्रद्धा भाव था, इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ में जो 200 कवियों का परिचय दिया, भक्त कवियों का परिचय दिया, उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका माना है? तुलसीदास का माना है। इसलिए उन्होंने तुलसीदास को अपने ग्रंथ का क्या कहा है? सुमेरु कहा है। तो देखिए, भक्तमाल अग्रदास के शिष्य नाभादास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। रचनाकाल 1658 ईस्वी है। इसमें लगभग 200 भक्त कवियों का परिचय मिलता है। ये 316 छप्पयों में लिखित है। नाभादास ने तुलसीदास को अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। अपने ग्रंथ का क्या कहा है? सुमेरु कहा है। अब देखते हैं 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ये देखिए, इन पर हम परिचय ले तो सबसे पहले देखिए गोकुलनाथ कौन थे। अगर हम इनका परिचय देखें तो देखिए, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक यहां पर देखिएगा वल्लभाचार्य हुए। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन हुए? विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ के पुत्र कौन हुए? गोकुलनाथ। ठीक, विट्ठलनाथ के पुत्र कौन हुए? गोकुलनाथ हुए। अब देखिए, वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। फिर विट्ठलनाथ आते हैं, अष्टछाप के कवियों की स्थापना की। अब देखिए, यहाँ वल्लभाचार्य के 84 शिष्य और यहाँ 252 शिष्यों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखिए, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई। गोकुलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र और विट्ठलनाथ के पुत्र, मतलब इनके क्या हो गए? पौत्र। गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया। 84 वैष्णव की वार्ता में क्या है? वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है गोकुलनाथ के द्वारा जो लिखित है। उसमें गोकुलनाथ के द्वारा जो 252 वैष्णव की वार्ता लिखी गई, इसमें 252 वैष्णव भक्तों का उल्लेख मिलता है। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता आती है। इसमें आगे देखते हैं, ये कौन सी भाषा में लिखे गए? ब्रज भाषा में लिखित है। ब्रज भाषा में लिखित है। ये ब्रज भाषा में लिखित है, पहली चीज। दूसरा, ये किस में लिखा गया है? गद्य में। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। किस में लिखा गया है? गद्य में लिखा गया है। इसे वार्ता साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे वार्ता साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवों की
वार्ता, इतिहास लेखन में इनका भी बड़ा महत्व रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि विधिवत प्रारंभ तो 1839 में गारसा दत्तासी के द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ से ही माना जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास नाम आता है कविमाला। राम भक्त तुलसीदास, तुलसी से भिन्न, तुलसी के द्वारा, राम भक्त तुलसीदास से भिन्न, देखिए यहां पर देखिएगा, राम भक्त तुलसीदास से भिन्न तुलसी के द्वारा लिखित है कविमाला। कविमाला किससे भिन्न है? राम भक्त तुलसीदास से भिन्न है। नाम तुलसी है लेकिन ये तुलसी वो नहीं है जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, अर्थात राम भक्त तुलसी से भिन्न तुलसी के द्वारा क्या लिखी गई? कविमाला लिखी गई। इसमें लगभग 75 कवियों का परिचय मिलता है। कितने कवियों का? लगभग 75 कवियों का परिचय इसमें मिलता है। शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुछ कवियों का परिचय इसी ग्रंथ से लिया है। जैसे शिव सिंह सेंगर ने 8 कवियों का परिचय, 8 कवियों का परिचय किससे लिया है? कविमाला से लिया है, जो राम भक्त तुलसीदास से भिन्न तुलसीदास के द्वारा लिखित है। फिर नाम आता है कालिदास हजारा, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कालिदास हजारा। देखो पहली चीज नाम से यहां रखना, कालिदास, कालिदास के द्वारा लिखा गया। हजारा का मतलब ये हो गया कि इसमें 1000 पद्य, जैसे सत्सय में 700 होते हैं, चालीसा में 40 होते हैं, वैसे हजारा। तो पहली चीज कालिदास से यहां रखना, कालिदास त्रिवेदी के द्वारा लिखित है। रचनाकाल 1718 ईस्वी माना जाता है, निश्चित है 1839 के पहले का है। इसमें 212 कवियों के लगभग 1000 पद्य है। ये पद्य है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? हजारा है। कालिदास शिव सेंगर का यह आधार और प्रेरक, शिव सिंह सेंगर ने जो अपना इतिहास लिखा उसका आधार और प्रेरक ग्रंथ अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन सा है? कालिदास हजारा है। कौन सा है? कालिदास हजारा है। इससे आगे बढ़ते हैं, फिर आता है सार संग्रह। देखिए सार संग्रह की अगर हम बात करें, प्रवीण कवि के द्वारा रचित है। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में सार संग्रह का विवरण दिया है, इसका उल्लेख किया है क्योंकि उन्होंने इसमें से कुछ कवियों का परिचय लिया है। आगे आता है सत कवि गिरा विलास। देखिए इसको हमने क्यों लिया यहाँ पर, इसका कारण है शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं ने इसका उल्लेख अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। तो देखिए बलदेव बघेल खंडी द्वारा लिखित है, रचनाकाल 1746 से 17 कवियों का, मात्र कितने कवियों का? 17 कवियों का उल्लेख मिलता है। मैंने सत कवि गिरा विलास का यहाँ उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है। तो इतिहास लेखन की परंपरा जो हमारे 1839 में प्रारंभ हुई, उससे पहले इनका उल्लेख हमें मिलता है, कवियों का परिचय मिलता है, लेकिन इनको इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। फिर आगे बढ़े तो देखिए इसके बाद नाम आता है किसका? मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित मूलतः बेनी माधवदास के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? बेनी माधवदास के द्वारा लिखित है। बेनी माधवदास के द्वारा लिखित है। इसमें हमें देखो कवियों का संग्रह तो नहीं मिलता है, लेकिन तुलसीदास की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है इस ग्रंथ से। तुलसीदास के जीवन की व कृतियों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम भी आता है मूल गोसाई चरित। अब एक और नाम आता है ध्रुवदास का, एक और नाम आता है अपने पास इतिहास लेखन में, वह है ध्रुवदास। जो ध्रुवदास के आपने देखा होगा भक्त नामावली, भक्त नामावली ध्रुवदास के द्वारा लिखित है। ध्रुवदास के द्वारा लिखित भक्त नामावली से भी हमें कवियों का परिचय मिलता है। ध्रुवदास के द्वारा लिखित भक्त नामावली से भी हमें कवियों का परिचय मिलता है।
इसमें लगभग 117, अगर हम देखें 116 भक्त कवियों का, इसमें 116 भक्त कवियों का वर्णन मिलता है। कितने कवियों का? 116 का। तो देखिए भक्त नामावली, और आपने देखा होगा दुर्दास ने जितनी भी रचनाएं लिखी उनकी रचनाओं में एक और नाम जुड़ा रहता है हमेशा, लीला। जैसे भक्त नामावली लीला, इस तरह से आता है। तो ये सब आधार ग्रंथ थे। ये आधार ग्रंथ रहे बाद के इतिहासकारों के, आधुनिक इतिहासकारों के। तो अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ कब से हुआ, तो आप सीधा सा उत्तर देंगे 1839 से हुआ। लेकिन 1839 से पहले जो हमें नाभादास का भक्तमाल मिलता है, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, कालिदास हजारा, कविमाला, भक्त नामावली लीला, सत कवि मूल गोसाई चरित्र है। तो इस तरह के ग्रंथ जो हमें प्राप्त होते हैं, इन ग्रंथों को बाद के कवियों ने आधार बनाकर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे। इसलिए इन सभी ग्रंथों में न तो काल विभाजन है, नामकरण है, न युगीन प्रवृत्तियां हैं। इसलिए इनको इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसलिए इतिहास लेखन की परंपरा का विधिवत श्री गणेश तो सन 1839 में गारसा द तासी के द्वारा लिखित इस्तवार द लालित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी से ही माना जा सकता है। इसलिए हम उसको विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने केवल ये जाना कि इतिहास लेखन की परंपरा का जो प्रारंभ होने वाला है उसकी पूर्व पीठिका के रूप में हमने इन ग्रंथों को पढ़ा, जिनमें कवियों का संग्रह मात्र है। आज इस कक्षा में इतना है। अगली कक्षा में हम प्रारंभ करेंगे गारसा द तासी से इतिहास लेखन परंपरा का। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज जैन स्काई एजुकेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्काई एजुकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 6 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अपना विश्वास प्रकट किया है, और इसी श्रृंखला में स्काई एजुकेयर हिंदी के पाठ्यक्रम लेकर आया है जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से संबंधित है, साथ ही टीजीटी, पीजीटी और साथ ही कॉलेज व्याख्याता, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए हैं। सारी बातें मैं आपको बताने से पहले 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, सकल पदार्थ है जगमाही, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सभी चीजें उपलब्ध है, लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति होता है वो प्राप्त नहीं कर सकता। प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। और इसी श्रृंखला में मैं डॉक्टर मनोज जैन और स्काई एजुकेयर मिलकर लेकर आए हैं हिंदी के पाठ्यक्रम। मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम है। प्रथम श्रेणी का पाठ्यक्रम है, द्वितीय श्रेणी का पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है। और अगर भविष्य में भी किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मैं डॉक्टर मनोज जैन उसमें संशोधन अवश्य करूंगा। स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है ये सारे पाठ्यक्रम, इसलिए आज ही आप स्काई एजुकेयर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो हिंदी का प्रथम श्रेणी का पाठ्यक्रम जो रिकॉर्डेड है, कुछ कक्षाएं लाइव भी होगी। द्वितीय श्रेणी 2nd ग्रेड का पाठ्यक्रम जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाला है। साथ ही कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम भी स्काई एजुकेयर के मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। आज ही डाउनलोड करें। संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे द्वारा ही तैयार किया गया है। संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या है, शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम भी आपको उपलब्ध होगा। संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले, केंद्रीय विद्यालय के द्वारा आयोजित होने वाले पाठ्यक्रम को भी समाहित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते इन पाठ्यक्रमों की क्या विशेषताएं देखिएगा। इसमें रिकॉर्डेड कक्षाएं हैं,
कुछ कक्षाओं को लाइव से भी जोड़ा गया है। न्यूनतम इंटरनेट में बेहतरीन वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। वीडियो ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा है। जितने आपके मोबाइल में क्षमता होगी उतने वीडियो डाउनलोड हो जाएंगे। मॉडल टेस्ट पेपर व ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं। ई नोट्स और पीडीएफ की सुविधा तो सभी कोर्सों में उपलब्ध है। 2000 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे। मनोवैज्ञानिक तरीके से वीडियो को तैयार किया गया है। अलग से कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं के बराबर पड़ेगी, और आवश्यकता पड़े तो आप एक दो पुस्तकें सहायक पुस्तकों के रूप में आप खरीद सकते हैं। ये सारा हमने तैयार किया है, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि हम आपकी कसौटी पर खरा उतरेंगे। आप हमारे डेमो वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर आप मेरे वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।